अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों आज बताऊंगा आप लोगों को जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को जर्मनी में जो एकीकरण है उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान है उससे कुछ जानकारी आप लोग को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। चल से सब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑटोमन बिस्मार्क जो है ऑटोमन बिस्मार्क, इसके बारे में पहले क्या बात बताया जाए। सबसे पहले देखिए इसका नाम जो है, इस जर्मनी के जो बिस्मार्क है उसका नाम बिस्मार्क नहीं है, उसका पूरा नाम जो है ऑटो वन बिस्मार्क। क्या है? ऑटो वन बिस्मार्क है। इसका जन्म जो है 1815 ईस्वी में ब्रेंडेनबर्ग में हुआ था। 1815 ईस्वी में जिस समय फ्रांस, यूरोप, इटली कई सारे देश मेटरनिक के हाथों में निरंकुश शासन के व्यवस्था में उभर रहे थे। उभर के मतलब इसमें क्रांतिकारी सब उभर रहा था, क्रांतिकारी का आगमन हो रहे थे 1815 ईस्वी में। उसी समय में ब्रेंडेनबर्ग में ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म हुआ था। चलिए, ये एक राष्ट्रवादी तथा कूटनीति का प्रयोग करते हैं। जब भी लड़ाई लड़ते हैं ये कूटनीति का प्रयोग करते हैं तथा ये राष्ट्रवादी है। ये कभी भी देश के विकास में अर्थात एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में कभी भी पीछे हटते नहीं। जो भी रास्ता मिल जाए उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं हमें एक एक करके बात बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रसा के राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। प्रसा के राजा पहले था पूर्व में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उनका मृत्यु होने के बाद बना विलियम प्रथम। क्या बना? विलियम प्रथम बना। वो जो विलियम प्रथम जो है वो राष्ट्रवादी तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी को एकीकरण संभव जानते थे। जब प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने बना तो वह एक राष्ट्रवादी था। उनका मानना था कि प्रसा के नेतृत्व में ही ये जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कई सारे चीजों पर ध्यान दिया, जैसे कृषि व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर, व्यापारियों पर। साथ ही साथ उन्होंने सबसे ज्यादा मजबूत किया किसको? सैनिकों शक्तियों की ज्यादा मजबूत किया। उसके बाद सैनिक को जरूरत मजबूत समझा। उसके बाद उन्होंने जब राष्ट्रवादी भावनाओं के बीच जब आया, जब कौन राजा, प्रसा के राजा विलियम प्रथम जो है राष्ट्रवादी भावनाओं के अंदर आया तो फ्रांस के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के बहुत से सारे देशों को राजाओं उस पर विरोध करने लगे कि आप इसमें नहीं आना चाहिए, आपको निरंकुश शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो इनको हर तरह से जो भी करते थे कार्य को उसमें बाधा देते थे। कौन? फ्रांस के, प्रसा के तथा इंग्लैंड के सभी देशों के राजा इनको बाधित करते थे, राष्ट्रवादी भावनाओं में आने के कारण इसको बाधित करते थे। तब इन्होंने क्या किया? सन 1862 ईस्वी में विलियम ने बिस्मार्क को अपने प्रसा की प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्ति किया। क्या किया? चांसलर नियुक्ति किया बिस्मार्क को। चांसलर नियुक्ति करने के पश्चात इन्होंने 3 युद्ध लड़े और उसमें से युद्ध नीति को रक्त और लौ यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति को अपनाया। बिस्मार्क को मानना था कि ये केवल भाषण देने से आजादी होने वाला नहीं है, केवल भाषण देने से एकीकरण संभव नहीं है और न ही कुछ करने से, तो बैठे रहने से कुछ नहीं, और ये भाषण, ये आंदोलन करने से कुछ नहीं, बल्कि जब भी एकीकरण हो सकता है तो वह खून और रक्त एंड लव से, केवल संघर्ष के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े। वो कौन सा युद्ध है? वो है डेनमार्क से युद्ध, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से युद्ध तथा फ्रांस से युद्ध। और कैसे कैसे हुआ मैं एक एक करके बात बता। देखिए, डेनमार्क से युद्ध किया तो इस युद्ध में बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लिया। क्या लिया? कूटनीति का। कैसे लिया? सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध किया तो डेनमार्क में 2 राज्य शामिल थे, सेल्सविग तथा हॉल्स्टीन। सेल्सविग तथा हॉल्स्टीन डेनमार्क में शामिल थे। तो इनका बिस्मार्क का मानना था कि हम इन दोनों राज्यों के अपने अधीन कर सकते हैं, यानी कि जर्मनी में मिला सकते हैं, नहीं प्रसा में मिला सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो दोनों राज्य को एक साथ प्राप्ति करना, उस पर विजय पाना संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया से समझौता कर लिया। वो कूटनीति के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से समझौता कर लिया। उनको कहा भैया कि अगर यदि आप डेनमार्क को साथ नहीं दीजिएगा ना तो हम आपको हॉल्स्टीन दे देंगे।
हॉलस्टीन दे देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि भाई जब हमको हॉलस्टीन मिल रहा है तो क्यों ना हम साथ देंगे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने किसको साथ दिया? जर्मनी को साथ दिया, यानी कि बिस्मार्क को साथ दिया। साथ क्या दिया? इन्होंने डेनमार्क के साथ युद्ध नहीं लड़ा, इनके बीच नहीं आए, जिनके कारण बिस्मार्क ने डेनमार्क को 1864 ईस्वी में पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात सेल्सविग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को हॉलस्टीन दे दिया। डेनमार्क युद्ध से सेल्सविग पर अधिकार कर लिया और हॉलस्टीन जो है ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। उसके बाद क्या किया? तो दूसरा लड़ाई लड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया से लड़ गया। जिस प्रकार जब अंग्रेज ने भारत में आए थे तो एक एक करके राज्यों पर विजिट किया था। पहले बंगाल पर, फिर एक एक करके सभी राज्यों पर वो अपना अधिकार प्राप्त किया। उसी प्रकार जर्मनी का जो क्रांतिकारी है बिस्मार्क, सबसे पहले वो डेनमार्क पर विजय प्राप्त कर लिया, ऑस्ट्रेलिया से समझौता करके। अब ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई करने के लिए कूटनीति का पुनः प्रयोग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसाद के दोनों के बीच युद्ध हो गया, जिसे हम सोडोवा के युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध 1865 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था? वो जो गैस्टिन का संधि द्वारा हॉलस्टीन पर वो अधिकार कर लिया था। अधिकार के मतलब ये जर्मनी ने बिस्मार्क ये गैस्टिन के संधि द्वारा हॉलस्टीन ऑस्ट्रेलिया को दे दिया था। लेकिन कारण क्या था? ये अस्थायी क्या था कि यह हॉलस्टीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर था। ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर होने के कारण बिस्मार्क ने इन क्षेत्रों को भी, हॉलस्टीन को भी अपने अधिकार करने का योजना बनाया। तो योजना बनाने के कारण दोनों के बीच लड़ाई हो गया। किसके कारण? यह हॉलस्टीन के कारण, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया से काफी दूर था तो इन पर नियंत्रण रखना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते थे। इसलिए, और ये नजदीक था इसके जर्मनी के नजदीक था ना, प्रसा के नजदीक था। तो प्रसा से ये प्रसा में मिलाने के लिए पुनः ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध कर लिया। तो इस समय क्या किया? तो कूटनीति का सहारा लेकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कब? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में हराने के पश्चात हॉलस्टीन को भी अपना अधिकार में ले लिया। उसके बाद तीसरा क्या हुआ? तो फ्रांस के साथ फिर से युद्ध आरंभ कर दिया। कारण क्या था कि इसको स्पेन का जो राजा था, स्पेन का जो राजगद्दी था, उस पर उस समय राजा कोई नियुक्त नहीं हुआ था। तो वो चाहते थे कि हम प्रसा के राजा को नियुक्ति करें, और फ्रांस चाहते थे कि हम फ्रांस के अधिकारी हम बनाए स्पेन के गद्दी पर बैठा। लेकिन जर्मनी के जो क्रांतिकारी बिस्मार्क वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि प्रसाद का जो है वो अधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये स्पेन के राजगद्दी के कारण फ्रांस के साथ युद्ध हो गया। किसको? फ्रांस के साथ बिस्मार्क को युद्ध हो गया, प्रसाद के साथ युद्ध हो गया फ्रांस को, जिसमें जो है इसमें बिस्मार्क का जीत होता है। क्योंकि बिस्मार्क के बढ़ते हुए कदम को देखकर इनकी जो है हक्का बक्की बंद हो गया। किसको? फ्रांस को। बिस्मार्क की प्रगति को देखकर फ्रांस को जो है डर गए, और डरने के कारण जो है फ्रांस की हार हो गई। और फ्रांस का उस समय जो था शासक जो था वो नेपोलियन तृतीय था। कौन था? नेपोलियन तृतीय, जो कि एक निरंकुश शासन व्यवस्था चलाते थे। तो इस प्रकार जो है बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़कर जर्मनी के एकीकरण को संभव किया। इस प्रकार यही सब सारे बात बता जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रेन से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।